नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। नए साल के जश्न मनाने के लिए पर्यटक भारी तादाद में हिल स्टेशंस का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्र के हिल स्टेशन पर्यटकों से गुलजार बने हुए हैं। इस वर्ष नए साल से पहले हुई बर्फबारी और उसकी वजह से पर्यटकों की संख्या में इजाफा साफ तौर पर देखा जा सकता है। पर्यटक औली में पहुंचकर घुड़सवारी का आनंद उठा रहे हैं। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। अभी हमने जो हमारी ट्रैफिक प्लान है पूरा एक शहर का, गोपेश्वर का और उसके अलावा जोशीमठ और अन्य जगह पे जो भी हमारा ट्रैफक प्लान है वो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने जितने भी हमारे सोशल मीडिया पे अलग अलग माध्यम है उनके माध्यम से हमने वो ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है और आपको भी इससे जो है अवगत करा दिया जाएगा। साफ मौसम और चटक धूप के बीच जिले के पर्यटन स्थलों पर नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन हुआ है। न्यू ईयर डेस्टिनेशन के रूप में ख्याति बटोर चुके केदारकांठा, हर्षिल, दयारा जैसे मनोरम स्थल इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचने वाले पर्यटकों से गुलजार है। आज भी हर्षिल, दयारा और सांकरी क्षेत्र में 3000 से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ। जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगभग 5000 से अधिक पर्यटकों के प्रवास की सूचना है। पर्यटन स्थलों और इनसे जुड़े आधार शिविरों पर नए साल का जश्न मनाने के लिए स्थानीय होटल और ढाबा संचालकों और पर्यटन व्यवसायियों के द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। मनोरम बर्फ से लकदक केदारकांठा सहित इसके आधार शिविर सांकरी, कोटगांव क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। इसी तरह दयारा बोग्याल क्षेत्र में गोई, भरनाला की कैंपिंग साइट्स के अलावा इसके आधार शिविर में स्थित रैथल और बारसू आदि गांवों में भी पर्यटकों की काफी चहल पहल बनी हुई है। उधर हर्षिल कस्बे में आकर्षक सजावट करने के साथ ही नए साल के जश्न के लिए खास तैयारियां की गई हैं। हर्षिल क्षेत्र में बगोरी, धराली आदि गांवों में स्थित होटल और होम स्टे भी पर्यटकों से भरे पड़े हैं। पुलिस और प्रशासन के द्वारा भी नव वर्ष पर पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। पर्यटकों की भीड़भाड़ वाले केदारकांठा, हर्षिल, दयारा क्षेत्र में एसडीआरएफ, पुलिस, आपदा प्रबंधन के तुरंत कार्रवाई के दस्ते के जवानों की टीमें भी भेजी गई हैं। सैटेलाइट फोन्स, वॉकी टॉकी, स्नोचेन, सर्च लाइट और अन्य आवश्यक साजो सामान से लैस इन टीमों को हिमाच्छादित इलाकों में पर्यटकों की आवाजाही और अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी करने के लिए कहा गया है। सड़कों को सुचारू बनाए रखने के लिए संवेदनशील जगहों पर आवश्यक मशीनरी और मजदूरों को भी लगाया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट के द्वारा हर्षिल क्षेत्र में स्नो कटर और ब्लोअर मशीन को भी निरंतर तैयार रखा गया है और ये हिदायत भी दी गई है सभी विभागों और संगठनों को कि पर्यटकों की सुविधा, सहायता और सुरक्षा के लिए तत्परता से कार्रवाई करें। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। योगेश, तो जिस तरह से उत्तराखंड की वादियों में पर्यटकों की भूमिका बिल्कुल मायने रखती है और इस तरह से गुलजार है, ऐसे में बर्फबारी भी हुई है तो स्वाभाविक सी बात है पर्यटक तो पहले से ही खींचे चले आ रहे थे और अब नए वर्ष का ये उपलक्ष्य है, उसके चलते तो और रफ्तार पकड़ेगी। ऐसे में जो दृश्य आप देख पा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक तैयारियों की और उमंग की, वह हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। योगेश, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। जी, अगर हम बात करें इस समय पर्यटन की तो बहुत बड़ी संख्या में पिछले अगर देखें 31 के उपलक्ष्य में यहाँ पर लोग पहुंचे थे और बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे थे कि अगर देखा जाए 31 को तो नैनीताल हो, मसूरी हो या फिर कोई भी ऐसी जगह जहां पर्यटक आते हैं वो वहां पे गुलजार रहता है, बहुत भीड़ रहती है और उसी तरह से यहाँ पर भीड़ पहुंची भी। अभी अगर हम बात करें तो काफी बड़ी संख्या में वहां पर पर्यटक पहुंचे थे। सभी ने न्यू ईयर को जो है वो सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के साथ ही अगर बात करें तो बहुत धूमधाम से पूरा का पूरा जश्न जो है वो मनाया गया। इस समय अगर बात करें हम तो जिस तरह से
कल अगर बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे और सभी को जो था ये था कि हमें न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, तो उसी के हिसाब से प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्थाएं भी की गई थी। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी लगाया गया था जहां पर भी पर्यटक पहुंचते हैं। इसके साथ ही अन्य व्यवस्थाएं भी की गई थी और आज भी पर्यटक, क्योंकि आज 1 जनवरी है तो आज भी पर्यटक यहाँ पर रहता है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी तो 2 दिन यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में रहते हैं और वही देखने के लिए भी मिल रहा है। फिलहाल आज से शाम को जरूर ये नजर आएगा कि पर्यटक वापस जाना शुरू कर देंगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में 31 को मनाने के लिए पर्यटक यहाँ पहुंचेंगे। बहुत धन्यवाद योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को फिर से एक बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सरिता नेगी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। दरअसल सरिता पौड़ी नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी कर इस बार भी कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, लेकिन टिकट न मिलने से नाराज सरिता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सरिता का आरोप है कि कांग्रेस ने टिकट का बंटवारा धनबल के आधार पर किया है, जिससे उनका टिकट कटा गया और यशोदा नेगी को अध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने पौड़ी नगर पालिका से चुनावी मैदान में उतारा है। सरिता ने बताया कि वो साल 1987 से कांग्रेस का हिस्सा थी। अब कांग्रेस छोड़ने पर कांग्रेस प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष कमल किशोर समेत पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष और वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत ने सरिता को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। कोई भी अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कहीं कोई घोर इतनी बड़ी उपेक्षा या दिल को इतनी बड़ी ठेस होती है कि वो उस परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होता है। परिवार चाहे अपने घर का हो, चाहे जिस संगठन में हम रहते हैं उसका हो। आज जो दर्द, जो पीड़ा आपने देखा कि मैं पिछली बार की प्रत्याशी रही हूँ और विषम परिस्थितियों में मैंने चुनाव लड़ा और उसमें अपने आप को साबित भी किया। और अब जो इस समय लोगों ने उसका आशीर्वाद मुझे देना चाह रहे थे लोग, और जितनी भी सर्वे रिपोर्ट थी, जितनी भी एलआई की रिपोर्टें थी, जितनी भी पार्टियों की रिपोर्टें थी, आप मीडिया वाले हैं, आप भी जानते हैं अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो सारी रिपोर्टें मेरे पक्ष में थी। कांग्रेस जब इस समय बुरे दौर से गुजर रही है तो हमने ये कहा कि इस समय आपको विनिंग कैंडिडेट पर मुहर लगानी चाहिए। उत्तराखंड में निकाय चुनावों में अब बागियों को मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि दोनों पार्टियों में टिकट न मिलने से काफी लोग नाराज हैं। जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने मंत्रियों और विधायकों को रूठों को मनाने की जिम्मेदारी दी है, तो वहीं कांग्रेस के नेता भी इस काम में लगे हुए हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि 2 जनवरी तक सबको मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी और अगर कोई पार्टी के सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़ेगा तो उसको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, लेकिन यह आखिरी फैसला होगा। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि यह स्वाभाविक होता है कि जब किसी का टिकट कट जाता है तो काफी लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन सबको मनाने का काम किया जा रहा है। अगर कोई नहीं मानते हैं तो उस पर पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जिन लोगों का टिकट नहीं हो पाया उनका दिल भी टूटा होगा, मनोबल भी टूटा होगा और कहीं ना कहीं मन खराब हुआ होगा, उदास भी हुए होंगे। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है कि मेहनत मशक्कत करने वाले कार्यकर्ता को यदि टिकट नहीं हो पाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो पार्टी से टूटता है। लेकिन पार्टी का ये पूरी जिम्मेदारी भी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पार्टी करेगी, उनको मनाने का प्रयास करेंगे। अभी रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि कहां ऐसे बगावती सुर हो सकते हैं। ये 2 तारीख के बाद हम इस पर विचार करेंगे कि 2 तारीख नाम वापसी है। नाम वापसी तक सबसे बातचीत करके जो लोग नाम वापस ले लेंगे अच्छी बात है, और जो लोग नहीं भी मानेंगे तो वो पार्टी की एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है कि पार्टी के चुनाव चिन्ह के खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है, लेकिन ये हमारा अंतिम फैसला होगा। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि नामांकन में नाम वापस लेने का वक्त भी काफी नजदीक है, ऐसे में पार्टी अपने तरफ से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है रूठों को मनाने के लिए, और यह सिलसिला शुरू भी हो गया है, क्योंकि दोनों पार्टियों में टिकट न मिलने से जो लोग नाराज चल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने मंत्री और विधायकों को ही इस काम में लगा दिया है कि भाई आप लोगों की नाराजगी दूर कीजिए, रूठों को मनाइए। कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है, कांग्रेस के भी कई नेता इसी काम में लगे हुए हैं, और इसी को लेकर
बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री हैं उत्तराखंड के कोठारी आदित्य कोठारी ने उन्होंने कहा कि सबको मनाने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन अगर कोई नहीं मानता है, पार्टी सिंबल के खिलाफ चुनाव में उतरता है, तो उसे संभवतः निष्कासित किया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी टिकट बंटवारे से नाराज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता मथुरा जोशी का कहना है कि कांग्रेस को लेकर उनकी नाराजगी नहीं है, बल्कि कुछ वरिष्ठ नेताओं के व्यवहार से उनकी नाराजगी है। नगर निगम पिथौरागढ़ के मेयर पद के लिए उनके द्वारा अपनी पत्नी रुक्मणी जोशी की दावेदारी प्रस्तुत की गई थी। इसको लेकर वह लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय में पार्टी की तरफ से टिकट अंजू लूंठी को दिया गया है। मथुरा जोशी का कहना है कि कल अध्यक्ष से बातचीत की गई, उनके सामने अपनी बात रखी गई और उम्मीद है कि फैसला लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि मैं लगातार नाराज कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं, सभी को मनाने का काम किया जाएगा। पार्टी में टिकट को लेकर हर कोई अपनी नाराजगी व्यक्त करता है, लेकिन कल तक जितने भी नाराज कार्यकर्ता हैं वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। साथ ही करण माहरा ने कहा कि मथुरा दत्त जोशी से मैं कल मिला और उनको संतुष्ट किया है। वो कांग्रेस कार्यालय में जाएंगे और अपने सभी कार्य करेंगे। उनकी नाराजगी दूर करना पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने उनको मना लिया है। देखिए, कांग्रेस के लेकर मेरी कोई नाराजगी नहीं थी। जो कुछ वरिष्ठ नेताओं के व्यवहार से मुझे नाराजगी थी, क्योंकि मैं उम्मीदवार, मेरी पत्नी उम्मीदवार थी और मैं पार्टी का वरिष्ठ पदाधिकारी हूँ, लंबे समय से काम कर रहा हूँ। उसके बाद भी पार्टी ने हमको मौका नहीं दिया, नाराजगी थी। लेकिन कल माननीय अध्यक्ष जी आए और अध्यक्ष जी के सामने हमने अपनी बात भी रखी, अध्यक्ष जी ने अपनी बात भी कही है। और देखिए, स्वाभाविक बात है, पार्टी में अपनी बात रखनी चाहिए, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक पार्टी है। हमने अपनी बात कही और माननीय अध्यक्ष जी ने उसमें हमको आश्वस्त किया है कि भविष्य में इस तरह की बात नहीं होगी और जो भी होगा वो निर्णय करेंगे। लेकिन पार्टी में हम भी इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो नाराजगी स्वाभाविक थी। लेकिन अध्यक्ष जी आए हैं तो उनकी बात का मान सम्मान है, तो आज से फिर कार्यालय बैठ रहा हूँ, जो काम होगा कांग्रेस का वो कर रहा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर 23 जनवरी को मतदान होना है, जिसके लिए प्रत्याशियों ने मेयर और पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी से टिकट न मिलने पर नाराजगी जताई है और निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। इसको लेकर अब कांग्रेस उन नेताओं से निवेदन करेगी कि जो उम्मीदवार का पर्चा उन्होंने दाखिल किया है उसे वापस ले लें, ताकि कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके। तो आप किन किन लोगों को, मतलब किन बड़े नेताओं के पास जा रहे हो और किस तरीके की बात हो रही है? नहीं, देखिए, आज बड़े नेताओं को मनाने का प्रश्न नहीं है। आज प्रश्न है जो कांग्रेस के साथी जिन्होंने निर्दलीय जो है नामांकन किया है, हम उनसे आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो अपना जो उम्मीदवारी का पर्चा उन्होंने दाखिल किया है उसको वापस लेने का काम करे, विड्रॉल करने का काम करे, ताकि कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने का काम कर सके। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हरीश रावत द्वारा अपने कुछ कार्यकर्ताओं को टिकट न दिला पाने पर उन सभी कार्यकर्ताओं से माफी मांगी है, जिसको कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसवानी ने उनका बड़प्पन बताया है। उन्होंने कहा कि इतने वरिष्ठ नेता अपने कार्यकर्ताओं के सामने छोटा होकर उनसे टिकट न मिलने पर माफी मांग रहे हैं, क्योंकि एक पार्टी में ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोगों को टिकट दिलवाया जा सके। यह हरीश रावत का बड़प्पन और जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला उनकी इससे आशा बंधेगी। मैं इसको उनके बड़प्पन के रूप में देखती हूँ, क्योंकि देखिए, ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। माननीय हरीश रावत जी क्या, कोई भी व्यक्ति जो शीर्ष पर बैठा हो उसके लिए ये मुमकिन ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है
कि वो सभी को संतुष्ट कर पाए, सबको रजामंद कर पाए, खुश कर पाए और जितने मेहनत कश लोग हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबकी झोली में टिकट डाल पाए। तो ये मुमकिन था ही नहीं और उसके ये सब लोग इस बात को समझते भी हैं, सारे कार्यकर्ता भी जानते हैं इस बात को कि अगर एक वार्ड में एक से अधिक लोग मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, टिकट तो एक ही का होना है। तो ऐसे में माननीय हरीश रावत जी का अपने कार्यकर्ताओं से छोटे बनकर माफी मांगना मुझे लगता है हृदय जीतने वाला जैसा है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का माहौल सज चुका है। राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में जाना भी शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं का उत्तराखंड बीजेपी निकाय चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी और जिताऊ प्रत्याशियों पर उसने दांव खेला है। इसके साथ ही मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें आगामी दिनों में चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मुनवीर सिंह चौहान ने कहा कि हमारी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में तमाम पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस बैठक में किन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी की ड्यूटी कहां पर लगाई जाएगी, इस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद की जनसभा को लेकर भी चर्चा की गई है। जिन व्यक्तियों की जहां पर आवश्यकता होगी उन्हें वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार में भेजा जाएगा। देखिए, टिकट को खरीद फरोख्त को लेकर के कांग्रेस में ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे आरोप कांग्रेस में चाहे विधानसभा के चुनाव हों चाहे लोकसभा के चुनाव हों, हर चुनाव में इस तरह की बातें उनके सामने आई हैं। अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, उस चुनाव में पर्यवेक्षक भी अपने आप ही बदल जाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो पर्यवेक्षक बनाते हैं और उनके प्रभारी कुछ और पर्यवेक्षक बना देते हैं और जो पर्यवेक्षक प्रभारी द्वारा बनाए जाते हैं वो डायरेक्ट प्रदेश अध्यक्ष को दरकिनार करते हुए सीधे केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। तो ये कांग्रेस को नई बात नहीं है, खरीद फरोख्त की ये उनकी पुनरावृत्ति हुई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। योगेश, तो ऐसे तो चुनाव प्रबंधन के लिए भारतीय जनता पार्टी मानी ही जाती है, तो क्या इस बार हम कुछ स्टार प्रचारकों को भी इस चुनाव के लिए देख सकेंगे? हालांकि इस चुनाव में स्टार प्रचारक कॉमन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अब चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, कई सांसद हैं, विधायक हैं, क्या ऐसी कोई शुरुआत हो रही है? और कहां पर जिसकी ड्यूटी लगाई जाने वाली बात है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? बिल्कुल, अगर हम बात करें चुनाव प्रबंधन की, तो चुनाव प्रबंधन हर किसी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर भाजपा की तो अगर बात करें तो वो तो चुनाव प्रबंधन के लिए मानी ही जाती है कि किस तरह से उनका चुनाव प्रबंधन रहता है। उनका एक छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़ा जो उनका नेता है वो भी चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा देता है और यही नजर भी आता है। और अभी से ही भाजपा पूरी तरह से नजर भी आ रही है, अपने आप को और मजबूत कर रही है और अपने आप को और ज्यादा कोशिश कर रही है कि चुनाव प्रबंधन में आगे बढ़ा जा सके। इसी को लेकर अगर बात करें हम, तो उनकी बैठकें लगातार चल रही हैं। कल भी एक बैठक हुई थी और आने वाले समय में भी कई बैठकें उनकी अभी होंगी और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठकें। उम्मीद जताई जा रही है कि अपने आप को और मजबूत भाजपा इसमें करेगी। ठीक है, आप बने रहिएगा योगेश हमारे साथ। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर निगम श्रीनगर से आशा उपाध्याय को अपना मेयर पद का प्रत्याशी बनाया गया है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रीनगर की मेयर पद की प्रत्याशी आशा उपाध्याय ने कहा कि वे इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और सांसद का आभार व्यक्त करती हैं, जिन्होंने उन पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी कि श्रीनगर को साफ और स्वच्छ नगर बनाया जाए, क्योंकि 4 धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव श्रीनगर है और पूरे देश में श्रीनगर की एक स्वच्छ छवि जानी चाहिए, जिससे श्रीनगर को पूरे देश में एक अलग पहचान दिलाई जा सकेगी। इसका फायदा आने वाले समय में श्रीनगर को भी मिल पाएगा। नामांकन कर लिया है, जिसके लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, धन्यवाद करती हूँ अपने सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का कि जिन्होंने मुझे श्रीनगर का प्रत्याशी बनाया है और उनकी हर चीज पर मैं खरी उतरूंगी। अपने मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शहर के सारे विकास में साथ दूंगी। वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम की जर्जर बसों को अब पहाड़ पर नहीं चढ़ाया जाएगा। जो बसें अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं उन्हें नीलाम किया जाएगा।
और जहां ज़रूरत है वहां नई बसें चलाई जाएंगी। पहाड़ों पर सवारियों की संख्या को देखते हुए छोटी और बड़ी दोनों तरह की बसों को चलाया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि पहाड़ों पर नई गाड़ियों के संचालन के लिए शासन ने फंड उपलब्ध करा दिया है। इससे जल्द ही 100 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हालांकि बीते 6 महीने में भी 160 नई बसें खरीदी जा चुकी हैं। दिल्ली मार्ग पर आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए भी परिवहन निगम बसों की व्यवस्था कर रहा है। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। योगेश, ऐसे तो उत्तराखंड की पहाड़ियों पर बसों के संचालन में कई तरह के जो अवरोध हैं वो सामने आते हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में अब जो पुरानी बसों की नीलामी की बात कही जा रही है, नई बसों को उसमें शामिल करने की बात की जा रही है, इस पर क्या कुछ निकल कर सामने आया है और क्या इस कदम से, इस प्रयास से लोगों को सहूलियत होगी? बिल्कुल सहूलियत होगी। अगर बात करें हम इस समय तो पहाड़ पर जाने वाली कई ऐसी बसें हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो चढ़ नहीं पाती है। और पहाड़ों में चढ़ने अच्छी अगर बसों की जो अगर सेहत की बात करें, अगर बस पूरी तरह से फिट नहीं है तो वो कैसे पहाड़ों में चढ़ सकती हैं? कहीं पे भी अगर गाड़ी की कुछ भी डैमेज हुआ, कुछ खराब हो गया तो उससे सीधे जो है यात्रियों को, जो उसमें जा रहे हैं, उनके लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। ऐसे में उन बसों को बिल्कुल अब बंद कर दिया गया है, बिल्कुल भी उनको भेजा नहीं जाएगा पहाड़ों में जिनकी हालत खराब है। और उसकी जगह में नई BS6 की बसें ली जाने की पूरी तैयारी कर रही है। कई बसें ली गई हैं, उससे अभी तक और ज्यादा बसें ली ताकि जो नई बसें हैं उन्हें पहाड़ों में भेजा जाए। ठीक है, बहुत धन्यवाद योगेश आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हरिद्वार के भूपतवाला में स्थित आश्रम की बेशकीमती 56 बीघा जमीन को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। खुद को जमीन का मालिक बताने वाले अरुण कुमार ने अपने वकील के जरिए हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हरिद्वार के जाने माने कारोबारी तोष जैन पर जमीन कब्जाने और अवैध रूप से बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तोष जैन के नाम पर बनाई गई पावर ऑफ अटॉर्नी को महेंद्र दयाल दास ने 2009 में ही रद्द कर दिया था। उसके बावजूद जमीन अवैध ढंग से बेची जा रही है। वहीं आरोपों का जवाब देते हुए कारोबारी तोष जैन ने कहा कि वे कानूनी रूप से जमीन के मालिक हैं और उन्हें जमीन बेचने का अधिकार है। जमीन को लेकर कोई भी मामला कोर्ट में नहीं चल रहा। पश्चिमी यूपी के भू माफिया के साथ मिलकर उन पर बेवजह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। व्यक्ति आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस जिससे की है, उसका नाम अरुण कुमार है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भू माफिया यशपाल तोमर का सगा साला है। इसने भी यह आरोप लगाए कि हमने राजीनामे का और पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल होने के बाद भूमि को बेच दिया है। महेंद्र दयाल दास के द्वारा जब पता लगा कि ये जो तोष जैन है ये इसके खुद करना चाहते हैं संपत्ति को, तो उन्होंने पावर अटॉर्नी 7/9/2009 को निरस्त करा दी थी और इसका पब्लिकेशन हरिद्वार में उसने अखबार में करा दिया था। इसकी जानकारी होने के बावजूद भी तोष जैन ने इस संपत्ति का बैनामा अपनी पत्नी के नाम 40 लाख रुपए दर्शाकर कर दिया। हमारे संवाददाता रुपेश वालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रुपेश, तो अब हरिद्वार के ये जो 56 बीघा जमीन को लेकर ऊहापोह की स्थिति है, इस पर क्या कुछ निकल कर सामने आया है? 56 बीघा जमीन है, दो मालिक अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कितना जटिल यह मामला होता चला जा रहा है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि दो मालिक दावेदारी अवश्य कर रहे हैं, लेकिन जो असल मालिक हैं वो तोष जैन की पत्नी मोनिका जैन ही है। क्योंकि जो प्रमुख उद्योगपति रहे हैं तोष जैन, यहाँ पर पारस कुमार जैन जो प्रमुख उद्योगपति रहे हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके पुत्र हैं तोष जैन। तो उन्होंने ये कहा है कि यदि उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो जाती और उसके बाद वो रजिस्ट्री अपनी पत्नी तो मोनिका जैन को करते, तो उसके बाद क्योंकि जो एक पक्ष है उसका कहना ये है कि इनका जो आपस में सेटलमेंट ही हो गया था, रजामंदी हो गई थी और वो कोर्ट के माध्यम से हुई थी। तो तोष जैन का साफ साफ कहना यही है कि यदि वो जमीन के मालिक नहीं है तो किस प्रकार का सेटलमेंट इनके साथ जो दूसरी पार्टी थी उसने किया था। तोष जैन का साफ साफ कहना ये भी है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का भूमाफिया है जो वर्तमान में जेल में बंद है यशपाल तोमर, उसका सगा साला है अरुण कुमार, जो इस पूरे मामले का षड्यंत्रकारी है और इस मामले को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यशपाल तोमर से तोष जैन साहब का विवाद पुराना चला आ रहा है
फिलहाल वर्तमान में करीब पिछले 3 साल से यशपाल तोमर हरिद्वार जेल में बंद है। तो इसी को लेकर तोष जैन ने सवाल उठाए हैं कि जो यशपाल तोमर का साला है अरुण, उसके पास इतनी जो धन है वो कहाँ से आया। कि 156 बीघा भूपतवाला में है जो तोष जैन की संपत्ति है, उस पर विवाद चल रहा है। और ऐसी 156 बीघा ज्वालापुर क्षेत्र में भी है जिस पर भी विवाद चल रहा है। दोनों की जो रजिस्ट्री है वो अरुण कुमार के नाम ही है। तो तोष जैन ने यहाँ साफ साफ सवालिया निशान ये लगाए हैं कि अरुण कुमार के पास इतना धन आखिर कहाँ से आया, इसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। साथ ही साथ तोष जैन ने ये भी कहा है कि अगर इसी प्रकार से उन पर दबाव बनाया जाता रहा तो वो निश्चित रूप से पुलिस पर शिकायत भी दर्ज करेंगे और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कराएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद रुपेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।